बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की अहम इत्तलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो ईरान के ऊपर अटैक किया इसराइल ने और ईरान ने अब तक क्या जवाबी कार्रवाई की, वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पूरी दुनिया में एक खलबली मची हुई है और मशरिक़ वुस्ता एक मरतबा फिर बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है और यहाँ पर अमन व अमान को शदीद ख़तरा हो सकता है। ये एक बड़ी जंग भी हो सकती है, ये ऑपरेशन भी हो सकता है। यानी इसराइल ने इसको नाम दिया है राइजिंग लाइन, एक जागता हुआ शेर जो है उसका ये ऑपरेशन है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर एक नेतन्याहू ने एक इसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी किया है। कुछ 7 मिनट का स्टेटमेंट है, मैंने वो सुना है। उसमें वही सारी बातें हैं जो इराक पे अटैक से पहले की गई, वही सारी बातें हैं जो अफगानिस्तान पे अटैक से पहले की गई, वही सारी बातें नहीं, वो एपिसोड रिपीट होती है जो लीबिया के ऊपर अटैक से पहले की गई, जो शाम के ऊपर अटैक से पहले की गई। अब ईरान के ऊपर हमले से पहले भी उससे मिलती जुलती बातें की जा रही हैं और लुब्बे लुबाब उसका ये है कि इनका कहना है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। तो मेरा सवाल ये है कि एटमी हथियार तो अमेरिका के पास भी है, रशिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास है, बरतानिया के पास है, फ्रांस के पास है और ममालिक हैं उनके पास हैं, कोरिया के पास हैं। तो ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो क्या हो जाएगा? हथियार तो इसराइल के पास भी बड़े खौफनाक हैं। यही हथियारों का बहाना बनाकर इराक पे अटैक किया गया। आज तक इराक ठीक नहीं हुआ। मैं सन 2000 की एक वीडियो देख रहा था, 2002 की, यही नेतन्याहू की, जब वो इराक के ऊपर हमले की हमायत कर रहे थे। और जब इसने इराक के ऊपर हमले की हमायत की तो ये कहा था कि दुनिया में अमन आ जाएगा और इराक बड़ा बेहतर हो जाएगा सद्दाम के बाद। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त से लेकर अब तक क्या चल रहा है। इराक के अंदर लगी हुई आग बुझ ही नहीं रही, शाम के अंदर आग लगी हुई है। पूरे मशरिक़ वुस्ता के अंदर बहुत सारे ममालिक जहाँ पे मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, या चले अमेरिका और उसके इत्तहादियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं है। अब ईरान जो है वो एटमी सलाहियत हासिल कर रहा है और ये वो एतराफ़ भी करते हैं, वो ये कहते हैं बिल्कुल हम ये कर रहे हैं, हमारा ये हक़ है। इनके पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी है। ईरान ने बहुत सारे मिसाइल बनाए हैं, इनमें कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो इसराइल तक जाके वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईरान के पास हथियार है जो जा सकता है इसराइल तक, उसका नाम है शहाब 3। ये ऐसा मिसाइल है कि ये जाके इसराइल को हिट कर सकता है क्योंकि इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और इससे ज़्यादा है। अब जब इसकी रेंज आप लेते हैं तो ये इसराइल तक जाता है। बाकी जो ईरान के हथियार है शहाब 1, ये 300 किलोमीटर तक जाता है, ये इसराइल तक नहीं पहुंच सकता। इनके पास फतह मिसाइल है, वो 500 किलोमीटर तक जाता है। शहाब 2 जो है वो भी 500 किलोमीटर तक जाता है। जुल्फ़िकार है वो 700 किलोमीटर तक जाता है। कायम 1 है वो 750 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन कुछ मिसाइल्स ईरान के पास ऐसे हैं जो इसराइल तक जा सकते हैं। ईरान ने ड्रोन्स के ऊपर और मिसाइल्स के ऊपर काम किया। इसराइल के खतरे को लेकर या इसराइल के मामले को लेकर ईरान की 2 स्ट्रेटेजीज रही है। एक तो ईरान जो मुज़ामती ग्रुप है उनको सपोर्ट करता रहा, इसराइली जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ ईरान ने सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, दीगर तंजीमों को सपोर्ट किया। और इसराइल बड़े लंबे अरसे से अटैक करता आ रहा है ईरानी कमांडर्स के ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो ईरान के साथ जुड़े हुए हैं या जो इसराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने लबनान में किया, बैरूत में किया, जैसा कि इन्होंने शाम में किया और दीगर आसपास के मुल्कों में इसराइल ने ऑपरेशंस की है इंटेलिजेंस बेस्ड, और उन्होंने बड़े अहम कमांडर्स को शहीद किया है इसराइल ने। अब ये उनकी इंटेलिजेंस है, उनका इंटेलिजेंस का एक तरीक़ाकार है जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। अब ईरान में बड़े बड़े टारगेट हासिल किए हैं। मिसाल के तौर पे कासिम सलमानी, इस्माइल हानिया, ईरानी एक सदर हैं, वो भी शहीद हो गए थे। तो ईरान बार बार यही कहता है कि ये इसराइल कर रहा है और इसराइल बड़ी कामयाबी से अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए से ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ करता है। अब पूरी दुनिया को पता था कि इसराइल ईरान पे अटैक करने वाला है। अमेरिका भी कह चुका था, ईरान खुद भी कह रहा था, मशरिक़ वुस्ता में इसके ऊपर बात हो रही थी। दुनिया भर के जितने दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो यही बात कर रहे थे कि किसी भी वक्त इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ईरान ने अपना इंटेलिजेंस का बंदोबस्त तो किया होगा। ईरान ने जो अपने जनरल्स हैं, अपने साइंसदान हैं, उनको महफूज बनाने का बंदोबस्त भी किया होगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान को यह देखना पड़ेगा कि बार बार उनके अंदर एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है।
बार बार उनके अंदर से इंफॉर्मेशन निकलती है और इसराइल को बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। या तो इसराइल इतना एडवांस्ड है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर ही ईरान के अंदर मालूमात इकट्ठी कर लेता है, जो कि बहुत मुश्किल है। और अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो फिर ईरान को एक बड़ा ऑपरेशन अपने अंदर भी करना पड़ेगा ताकि वो देखें कि इंफॉर्मेशन लीक होकर कैसे पहुंच जाती है इसराइल तक। यानी इसराइल ने एग्जैक्ट उन जगहों पर हमला किया जहां पे ईरान का आर्मी चीफ को शहीद कर दिया, जो उनकी पासदारान इनकलाब है उनके सरबराह को शहीद कर दिया, 2 मजीद बड़े अहम जनरल्स हैं उनको शहीद कर दिया, 70 के करीब लोगों को निशाना बनाया इसराइल ने। ये गुज़िश्ता रात को 70 के करीब लोगों को निशाना बनाया, जिनमें कुछ सिविलियंस भी हैं, लेकिन साइंसदानों को मारा है। और जो अहम नाम सामने आए साइंसदानों के मैं आपको बता देता हूं, ये सारे एटमी साइंसदान थे। अब्दुल हमीद मनोचर, अहमद रज़ा जुल्फ़िकारी, अमीर हुसैन फ़क़ी, मुतमल्ली ज़ादा, मेहदी तहरानची और फरीदून अब्बासी, ये वो साइंसदान हैं जो ईरान के लिए एटमी हथियार बनाने का काम कर रहे थे या करते रहे। ये बड़े इंपॉर्टेंट और अहम लोग होते हैं। यानी 100 लड़ाका से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक साइंसदान होता है, 1000 लड़ाका से भी बल्कि आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वो हथियार बनाते हैं जिनसे कोई मुल्क मुकाबला करता है। अब ईरान जो है वो अपने एटमी हथियार बनाना चाहता है और इसराइल को ये लगता है कि ये एटमी हथियार उनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जनाब कि ईरान के पास वो मिसाइल मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इसराइली सरजमीन तक आ सकते हैं और आकर हिट कर सकते हैं। इसराइल के पास एक आयरन डोम एक सिस्टम है एयर डिफेंस का, जिसको दुनिया का बेहतरीन सिस्टम वो कहते हैं कि जनाब कोई भी चीज़ आएगी हम उसको हवा में रोक लेंगे। तो मिसाइलों को, ड्रोन्स को वो हवा में रोकते हैं। अभी उन्होंने दावा किया कि 100 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की जानिब से आए जिन्हें रोक लिया गया है। हालांकि जो उर्दन की हुकूमत है उनकी तरफ से भी ये मौक़िफ़ आया कि उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में ईरान की जानिब से आने वाले ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया या गिराया गया है। इस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि अगर ईरान अपने एटमी हथियार बना लेता है जिसके वो बहुत करीब पहुंच गया है, तो यही मिसाइल जब कल को इसराइल की तरफ आएंगे बहुत जल्द, तो ये एटमी हथियारों से या सलाहियत से लैस होंगे, तो फिर इसराइल की तबाही है। ये इसराइल ने ये खौफ फैला के इसको जवाब बनाया है ईरान के ऊपर अटैक का। ईरानी जनरल्स भी कत्ल किए, उनको भी मारा, शहीद किया, और साथ में उनके साइंसदानों को भी शहीद किया और बड़े अहम मुकामात के ऊपर अटैक किया। अब ये इंफॉर्मेशन निकल जाना और इसराइल का इसमें कामयाब हो जाना, यहाँ इंटेलिजेंस वॉर में इसराइल ने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो आगे चल रहा है। अब उसमें उनकी मदद और भी बहुत सारे मुल्क करते हैं। ख़ास तौर पे इसराइल की जो मदद है वो अमेरिका करता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपना तैयारा भिजवा दिया यूनान में, इस खतरे से कुछ इतलात ऐसी भी आ रही थी कि ईरान की इस तैयारे को हिट ना कर दे, और हो सकता है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त इसराइल में मौजूद ही ना हो, कहीं और से बैठ के ऑपरेट करे। तो वो अपनी पूरी एक हिकमत अमली बनाकर चलते हैं। एक छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा मुल्क है। इसके साथ उर्दन है, उर्दन के बाद आगे इराक है, उसके बाद ईरान है। लगभग 2150-52 किलोमीटर का फासला है ये। इतने बड़े फासले से आकर जो इजरायली फ़ज़ाइया है वो अटैक करे या उनके हथियार जो है वो वहाँ पहुँचे और ईरान में आकर अटैक करें, तो 2 मुसलमान मुल्कों के ऊपर से वो गुजर कर जा रहे हैं। उर्दन के ऊपर से इसराइली हथियार जाते हैं और जाकर ईरान के ऊपर गिरते हैं, तो उर्दन ना इंटरसेप्ट करता है, ना वार्निंग जारी करता है, ना उन्हें रोकता है, कुछ नहीं करता। लेकिन जब ईरान की जानिब से कोई चीज़ इसराइल की तरफ जाती है तो उर्दन बाकायदा क्लेम करता है कि हमने उसको नाकारा बना दिया, क्योंकि हम अपनी फ़िज़ाई हदूद को किसी भी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दन ने अगर ये फार्मूला रखना है तो इसराइल और ईरान दोनों के लिए रखना है ना, कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमारी फ़िज़ाई हदूद को आप लोग इस्तेमाल ना करें, ना इसराइल करे ना ईरान करे। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ईरान की तरफ से कोई चीज़ आती है, वो गिराते हैं, वो कहते हैं जनाब हमने इसको नकारा बना दिया। इजराइल की तरफ से जाती है, वो खामोशी इख्तियार करते हैं, इसके बारे में बोलते ही कुछ नहीं, बताते ही कुछ नहीं। दूसरा, कुछ जो दिफाई तज्ज़ियाकार है वो ये दावे कर रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि इतने भारी हथियारों के साथ इसराइली तैयारे मूव करें और वो जाएं और जाकर ईरान में कार्रवाई करें और रीफ्यूलिंग के बगैर वापस आ जाएं। रीफ्यूलिंग का मतलब ये है कि आपको ईंधन चाहिए होता है ना जहाज़ों को उड़ने के लिए, जेट्स को, और ये एक बड़ी लंबी परवाज़ है।
यानी 2100-2200 किलोमीटर आप जा रहे हैं, उतना ही वापस आ रहे हैं, फिर ईरान के अंदर आप अटैक कर रहे हैं। ईरान की फिजाइया ना होने के बराबर है, ये हम सब जानते हैं। फिजाइया के मैदान में इसराइल बहुत सुपीरियर है ईरान से, जबकि फ़ौज की तादाद अगर आप देखें तो ईरान की फ़ौज इसराइल से 6-7 गुना बड़ी है, 6 गुना बड़ी है। आबादी के लिहाज से देखें तो वो बहुत बड़ा मुल्क है, रकबे के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन दिफाई बजट अगर आप देखें तो डबल से ज़्यादा है इसराइल का दिफाई बजट ईरान के मुकाबले में। वो अमीर मुल्क है, लेकिन क्योंकि इनकी सरहदें साथ साथ नहीं मिलती तो इनकी फ़ौजी लड़ाई होने का इम्कान नहीं है। सरहदें एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। अगर सरहदें एक दूसरे के साथ मिलती तो ईरान जो है वो कब का कुछ और कर देता, एक बड़ी जंग छेड़ देता इसराइल के खिलाफ। लेकिन इसराइल को इस बात का एक फ़ायदा है कि बीच में इराक और उर्दन है। ये अगर आप नक्शा आप देखें ना तो आपको नज़र आ जाएगा, ये ईरान है, ये उसके आगे इराक है, फिर ये उर्दन है, नीचे की तरफ से आप जाएं तो ये सऊदी अरब है, और फिर ऊपर जाके वहाँ बहरा अहमर के उस तरफ वहाँ इसराइल है, या फ़लस्तीनियों का जो मकबूजा इलाका है वो वहाँ पे है, गाज़ा वहाँ पे है। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा इसराइल उठाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में वो आगे है, अमेरिका उनका साथ देता है। और ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है, ईरान उसको कैसे अब इस्तेमाल करेगा ये अभी हमें देखना बाकी है, क्योंकि ईरान ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपने हथियारों की कुछ नुमाइश की थी। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस जारी की गई थी कि ईरान ने नए हथियार और मिसाइल्स बनाए हैं और उन्हें वो लॉन्च करेगा इसराइल के खिलाफ अगर ईरान के ऊपर अटैक किया गया या उसकी एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया। तो अब लगातार हमले हो रहे हैं, बार बार इतलात आ रही हैं कि इसराइल ने एक और जगह पे अटैक किया, फिर एक और जगह पे अटैक किया, और ये जो आज की रात है ये भी बड़ी क्रूशल है। इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि इसराइल अटैक करेगा, और एक और एटमी तनसीब है वहाँ से भी इतला आई है कि वहाँ पर भी अटैक किया गया इसराइल की जानिब से। तो अमेरिका और इसराइल जो है वो अब दबाव बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौका पर स्टेटमेंट दिया है, यानी वो इसराइल के साथ ही खड़े ऑलमोस्ट। उन्होंने कहा जी ईरान के पास मौका है, अभी भी मौका है कि वो बैठे और बैठकर जो जोहरी मुआहदा है या एटमी मुआहदा है उसके ऊपर साइन कर दे। वो साइन करवाने का मकसद ये है कि आप यूरेनियम को अगर इस्तेमाल करेंगे भी तो सिर्फ एनर्जी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जो एनरिचमेंट होती है ना, या अफसूदगी होती है जो यूरेनियम की, उसका जो प्रोसेस होता है वो अगर आप 3%, 4%, 5% तक करें तो आप एनर्जी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते जाएं तो फिर ये एक एटम बम बन जाता है। तो ईरान जो है वो इसके अंदर काफ़ी आगे तक निकल गया है, और ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत करीब है एटमी धमाका करने के और एटमी सलाहियत बनने के। और ये ईरान के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक होती है, ये बात तो लिखी पड़ी है, वरना इतने बड़े बड़े टारगेट्स कैसे इसराइल अचीव कर सकता था ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। अब ईरान के लिए बड़े चैलेंजेस ये हैं कि उनके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है वो इन्फॉर्मेशन रोकना, दूसरा मुसलमान मुल्कों को किसी तरह इकट्ठा करना, वो तो हो नहीं रहे। यानी मुसलमान मुल्कों ने इसके ऊपर मजम्मत की है, सऊदी अरब ने मजम्मत की है, उन्होंने कहा जी ये गलत हुआ, और इसराइल का ये कदम उन्होंने इसकी न सिर्फ मजम्मत की बल्कि ये कहा कि खित्ते के अंदर ये बदअमनी पैदा करेगा। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत करार दिया जो इसराइल ने किया। पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत भी की है। लेकिन क्या हम ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं मुसलमान मुल्क? तो इसका मैं आपको सादा और साफ जवाब दूं कि नहीं खड़े होंगे। ये मैनेज है, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मुसलमान मुल्क ईरान के साथ खड़े होकर इसराइल के साथ लड़ना शुरू कर दें। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसराइल के साथ मुसलमान मुल्क उस वक्त तक नहीं लड़ेंगे जब तक सऊदी अरब की कभी इसराइल के साथ लड़ाई नहीं होती। अगर सऊदी अरब कभी इसराइल के साथ लड़ पड़ा तो फिर मुसलमान मुल्क खड़े हो जाएंगे और साथ आ जाएंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि क्या चल रहा है और सऊदी अरब का अपना जो एक सिस्टम है वो कैसे है, और बाकी मुल्क सऊदी अरब के साथ क्यों खड़े हो जाएंगे ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर मुसलमानों का दबाव बहुत बढ़ जाएगा। खाना काबा वहाँ पे है, मस्जिद नबवी वहाँ पे है, तो वो एक नई सिचुएशन बन जाएगी। अदरवाइज ईरान के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि इराक के लिए कभी भी नहीं खड़े हुए मुसलमान मुल्क, लीबिया के लिए नहीं खड़े हुए, अफगानिस्तान के लिए नहीं खड़े हुए, शाम के लिए नहीं खड़े हुए, तो ईरान के लिए क्यों खड़े होंगे? ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ईरान क्या इतना आसान होगा ईरान के ऊपर अटैक करके कामयाब हो जाना जितना बाकी मुल्कों के ऊपर हमला करके कामयाब हो गए थे मगरबी ममालिक या नेटो या इसराइल? देखिए अभी ईरान के ऊपर जो अटैक किया है वो सिर्फ अकेले इसराइल ने किया है, उसको मदद ज़रूर की जा रही है लेकिन ओपनली कोई नहीं कर रहा। अगर ये जंग बहुत बड़े पैमाने पर छिड़ जाती है तो मुमकिन है कि नेटो बीच में आ जाए
उस सूरत में भी मुसलमान मुल्क पहले भी खामोश रहे हैं, अब भी ऐसा नहीं लगता कि वो बोलेंगे, हमें हकीकत पे बात करनी चाहिए। लेकिन ईरान की पसली की आपको दाद देनी पड़ेगी कि लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार उनको नाकामी हो रही है, बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर उनको नाकामी हुई है। उनके बड़े अहम कमांडर जो हैं वो मशरिक़ वस्ता में उनको शहीद किया गया है। ईरान के अंदर शहादतें हुई हैं, अटैक्स हुए हैं, बार बार हुए हैं। 4 मरतबा तो उन्होंने मसाजिद के ऊपर सुर्ख झंडे लहराए हैं। इसका मतलब ये लिया जाता है कि अब हम इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे, तो सुर्ख झंडे लहराए जाते हैं मसाजिद के ऊपर। तो 4 मरतबा उन्होंने सुर्ख झंडे लहराए हैं अपनी मसाजिद के ऊपर। हसन नसरुल्लाह को भी निशाना बनाया गया, सनवार साहब को भी निशाना बनाया गया, शहीद किया गया, हानिया को शहीद किया गया, इस्माइल हानिया साहब, उनका पूरा ख़ानदान बाद में शहीद हो गया। तो बार बार सुर्ख झंडे लहराए हैं, लेकिन ईरान सॉलिड कोई बदला अभी तक ले नहीं पाया इसराइल से। और अब ये डिपेंड करता है ईरान पे कि वो क्या बड़ा कदम उठाएगा, जिसके बाद अगली सिचुएशन हमारे सामने आएगी कि अब क्या होने जा रहा है। जो अब तक हुआ मैंने आपके सामने रख दिया। दुनिया को अमन की तरफ जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमत एकदम आलमी मंडी में बढ़ गई है इस इंसिडेंट के बाद। और मैं आपको एक शहजादी की वीडियो दिखाता हूं। ये प्रिंसेस दीना है, इन्हें देखिए आप। ये थोड़ा अर्सा पहले इनकी वीडियो है, ये बात कर रही थी फ़लस्तीन के बारे में, तो देखें कैसे ये रो पड़ी। इन्होंने सॉरी कहा, ये देखा आपने। अब इनके ऊपर जो है वो तालियां बजा रहे थे वहां बैठे हुए लोग कि जनाब आपका दिल कितना नरम है। ये उर्दन की है प्रिंसेस दीना। ये इमदादी कारकुनों की बात कर रही थी कि फ़लस्तीन में इमदाद करने जाते हैं तो ये हो रहा है, लोग भूखे हैं, 2 मिलियन लोग भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं। तो ये बात करते हुए रो पड़ी। तो एक तरफ ये इस तरह के जेस्चर्स देते हैं, दूसरी तरफ जो है वो साथ खड़े नहीं होते। तो रोने वालों पे लोग नॉर्मली हंसते हैं। अगर आप रोते रहेंगे तो लोग आप पे हंसते रहेंगे। आपको मुकाबला करना पड़ता है। ईरान मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसके साथ कोई और खड़ा नहीं हो रहा। इसराइल जब लड़ने के लिए खड़ा होता है तो उसको सपोर्ट दी जाती है, उसके साथी उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये लड़ाई इसलिए इसराइल इसमें कामयाब होता है कि उसके जो इत्तेहादी हैं वो चाहे सामने आकर करें चाहे पीछे रहकर करें, वो उसको पूरी सपोर्ट देते हैं। दूसरी जानब जो इसराइल के मुखालिफिन है वो इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि उनकी कोई सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ज़बानी कलामी होती है, यानी मुज़म्मती बयान से आगे कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें नाज़रीन मैंने आपके सामने रख दी। अब आ जाए ज़रा बजट के ऊपर। बजट तो नाज़रीन ऐसी तैसी फेर दी है। मैं इसके जो नकात पढ़ रहा था, पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन बजट है और IMF इससे बुरा बजट बनाकर पाकिस्तानियों को दे नहीं सकता। आज से चंद साल पहले हम बजट देख रहे थे तो उनमें आवाम को रिलीफ मिल रहा था। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें खुफिया रखी गई हैं। सनाउल्लाह खान साहब ये कहते हैं, डॉन के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं जी हमने पूछा कि फ़ौज के लिए आपने एक अलाउंस रखा है, यही बता दें कितना रखा है, क्यों रखा है। तो मुंह पे उंगलियां रख दी उन्होंने, कहा नहीं हम नहीं बता सकते। अलाउंस के बारे में भी नहीं बता रहे कितना रखा है, क्यों रखा है। बजट के अंदर ऐसी चीज़ें, तनख्वाहें सिर्फ फ़ौज की ज़्यादा बढ़ी हैं, आम आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ी। 6% कहा गया, फिर 10% कहा गया कि ये तजवीज़ है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई तो आप देखें ना कितनी बड़ी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो डाटा जारी किया है, ये डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें आप, इमरान खान के दौरे हुकूमत के मुकाबले में ये कहते हैं जी हमने महंगाई कम कर दी है। मुकाबला तो इमरान खान से इन्होंने करना है ना। तो ये ज़रा देख लें आपके 2022 और 2025 में कितना फ़र्क है। आटे के ऊपर 48%, चावल पे 95%, चीनी पर 96%, मुर्गी पर 118%, दूध पर 70%, अंडों पर 122%, खाने के तेल पर 25%, दालों के ऊपर 70%, प्याज के ऊपर 63%, चाय के ऊपर 111% और बहुत सारी चीज़ें ये इजाफे हुए हैं। पेट्रोल के ऊपर कितना इजाफा हुआ, लगभग दुगना हो गया पेट्रोल भी। डॉलर कितना बढ़ गया वो भी आपके सामने, कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया। तो ये सारा कारनामा इस हुकूमत ने PDM सरकार की तबाही है, ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। थोड़े दिन पहले आर्मी चीफ कह रहे थे कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। ये जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं वो इस पर खुश हो रहे थे। और अब जो आपका सर्वे आया है बजट से पहले, उसमें बताया जा रहा है कि इसको रोकने के लिए इकदाम करने पड़ेंगे। और भाई पाकिस्तान छोड़ छोड़ के कीमती दिमाग बाहर जा रहे हैं। जब ज़हीन लोग ही पाकिस्तान में नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। फिर आपको हर जगह पे यूनिफॉर्म वाले बंदे बैठाने पड़ेंगे। अब उनकी जितनी अक्ल है उसके मुताबिक तो मुल्क के अंदर वही होगा ना जैसे वो सोचते हैं बेचारे। अब उनको आप ब्लेम तो नहीं कर सकते, एक आदमी की अक्ल ही इतनी है तो वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। वो जो अक्लमंद लोग हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि यार हमारे मुल्क पे तो कब्जा हो गया।
जाली मैंडेट वाली हुकूमत लाके बिठा दी गई है, लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये ब्रेन गेन जो कहा था ना आर्मी चीफ ने, वो खुद ही सरकारी सर्वे ने कह दिया नहीं जी नहीं, ये ब्रेन ड्रेन है, इसको रोकना है। इसको ना रोका पाकिस्तान और तबाही की तरफ जाएगा। और बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर मुल्कों में जा रहे हैं अपना सरमाया और पैसा लेकर। किसान जो एक वाहिद शोबा था जो कहीं ना कहीं सर्वाइव करता था, उसका क्या हाल इन्होंने कर दिया ये देखें आप। गंदम में लगभग 9%, मकई में 15.5%, गन्ने में 4%, चने के अंदर लगभग 16.5% और कपास में लगभग 31.25%। ये कमी हो गई है। और ओवरऑल पाकिस्तान की अजनास में जहां हमें 50% इजाफा करना चाहिए था, वहां हमने 13.5% की कमी कर दी है। ये पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरानों ने किया है पाकिस्तान के किसानों के साथ। पूरी तरह से काश्तकार को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने, और इसका खुमियाजा हम भुगतेंगे डबल। एक तो हमारा किसान मार खाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचा। दूसरा, हम बाहर से ये चीजें इंपोर्ट करेंगे। जब बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा इसमें डालना पड़ेगा, और ये पैसा कहां से निकलेगा? हमारी जेबों से निकलेगा। अब गोल गोल करके इन्होंने एक बजट दिया, जनाब हमने तनख्वाहदार तबके के कुछ टैक्स कम कर दिए हैं। वो आदादोशुमार आप देखें, वो पीनट्स हैं। जितना टैक्स कम किया उससे ज्यादा उनकी जेबों से निकाल लिया दूसरे तरीके से। ताजिरों से ये टैक्स ले नहीं सके, गरीब आदमी की जेब पे ये डाका डाल रहे हैं। यानी ताजिरों का टैक्स अगर आप देखें तो तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा सा है, लेकिन अगर आप उनका मुनाफा देखें तो तनख्वाहदार तबके के मुकाबले में वो ज्यादा खुशहाल है। लेकिन सनतकारों को, सरमायादारों को ये फायदा दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने मजदूर की उजरत क्यों नहीं बढ़ाई, एक मेहनत कर जो बेचारा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसकी उजरत आपने क्यों नहीं बढ़ाई, तो इसके ऊपर उनका जवाब पता क्या था? वजीर खजाना का और उनकी जो टीम बैठी हुई थी, उन्होंने कहा सनतकार नहीं मान रहे थे, सरमायादार नहीं मान रहे थे। फिर मुंह ऐसी हुकूमत का जो सरमायादारों और सनतकारों के कहने के ऊपर चलती है, जो IMF के कहने के ऊपर बजट बनाती है। नाज़रीन, और बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ये बीच में जो ईरान का और इसराइल का फड्डा आ गया, इस पर हम बात करते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, बड़ी अहम खबरें मेरे पास मौजूद हैं, और मेरे साथ बहुत अहम लोगों ने वो शेयर की हैं। मैं आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये निज़ाम इमरान खान की मुखालफत में वो जुआ खेल रहा है कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इज्जत, हर चीज़ को दाव पर लगाकर बैठा हुआ है, और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज़।